हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टिंकल सीरीज़ अपने चैनल पर, जो कि अमर चित्रकथा से बिलोंग करती है। और टिंकल सीरीज़ का पहला इशू ये रहा आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बुद्धुओं का सरदार जैक, एक अंग्रेजी लोक कथा। कथा लुइस फर्नांडिस, चित्रांकन सुरेन रॉय। बहुत दिन हुए एक गांव में जैक नामक लड़का रहता था। एक दिन जब वह मकई के खेत में सो रहा था, जैक जैक उठ बेटा। क्या बात है माँ? घर में एक भी पैसा नहीं है बेटा, तुझे काम करने जाना पड़ेगा। काम? अच्छा अच्छा, जाता हूँ। नींद में भरा हुआ जैक काम ढूंढने चल पड़ा। जब शाम होने पर वह घर लौटा, तुझे कोई काम मिला? हाँ, मैंने एक किसान के यहाँ मजदूरी की। तुझे पैसे मिले ना? हाँ हाँ मिले तो। मुझे उसने एक सिक्का दिया, लेकिन मैंने वह गंवा दिया, रास्ते में हाथ से कहीं गिर गया। हाय रे नालायक लड़के, तुझे वह जेब में रख लेना था। अगली बार याद रखूंगा माँ। अगली सुबह जैक फिर काम की तलाश में निकला और उसे एक ग्वाले के घर काम मिला। दिन भर बाद उसे एक बर्तन में दूध दिया गया। जब वह घर पहुंचा तो आज भी काम मिल गया तुझे? हाँ माँ, किसान ने मुझे काम के बदले में बर्तन भर दूध दिया, लेकिन मुझे इस बर्तन में दूध कहीं नहीं दिख रहा। वह मेरी जेब में सुरक्षित है। दूध जेब में? बेवकूफ़ कहीं के। तुझे बर्तन सिर पर रख कर लाना था जैक। अच्छा, कोई भी चीज़ सही सलामत घर लाना बड़ा कठिन काम है। अगली बार खूब सावधान रहूँगा। और अगले दिन जैक को काम मिला एक बनिए के पास। जब शाम पड़ने लगी, मैं बस ये बिल्ली तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे लिए यही बहुत है हुजूर। मैं इसे सिर पर रखूँगा जैसे माँ ने। उई, नोच मत। उफ! बिल्ली ने इतना उधम मचाया कि जैक को उसे छोड़ना पड़ा और वह भाग खड़ी हुई। जब उसने माँ को सब हाल सुनाया, अरे जैक, तुझे उसके गले में रस्सी बांधकर घसीट कर लाना था। जैक ने माँ की सी गांठ में बांध ली और दूसरे दिन जब वह घर लौटा, देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। आज मैंने कसाई के पास काम किया और उसने मुझे टांग का बढ़िया गोश्त दिया है। मैंने उस पर कसकर रस्सी बांधी और सारे रास्ते घसीटता लाया हूँ। और अब ये हमारे खाने लायक नहीं रहा। तुम्हें इसे कंधे पर उठा कर लाना था जैक, कंधे पर। माँ, कभी खुशी नहीं होती। जो भी मैं करता हूँ हमेशा गलत होता है। मैं उसके कहे पर ही चलता हूँ। तब भी खैर, मैं भी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन सुबह तड़के ही जैक चल दिया और सौभाग्य से उसे एक धनी व्यापारी के यहाँ काम मिला। दिन ढलने पर, यह लो, अपने काम के बदले में यह गधा तुम ले जा सकते हो। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आजा प्यारे, घबरा मत, तुझे ज़रा भी तकलीफ नहीं दूंगा। ये हुई ना बात, हिलना डुलना मत। और जैक घसीटता हुआ चल पड़ा। तभी व्यापारी की बेटी ने खिड़की के बाहर झाँका। जब उसने जैक को देखा देखो तो सही, क्या मज़ेदार नज़ारा है। वाह, मेरी बिटिया रानी खिलखिला रही है। रुको मेरे बच्चे, तुमने चमत्कार कर दिखाया। 6 बरस हुए अपनी माँ के मरने के बाद से मेरी बेटी कभी हंसी नहीं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इसे हंसा पाएगा उससे ही इसका ब्याह कर दूंगा। तुमने यह करिश्मा कर दिखाया। गधे को नीचे उतारकर अंदर आओ। और जैक का विवाह व्यापारी की पुत्री से हो गया। व्यापारी ने उसे एक बढ़िया घर और ढेर सारा धन दिया और जैक अपनी माँ और पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। नेक्स्ट स्टोरी, गिलहरी की पीठ पर रेखाएं कैसे उभर आईं। कथा सुब्बा राव, चित्रांकन M.N. नागरे। नन्ही गिलहरी चौंक कर उठ बैठी। मैयारी भूचाल! अरे, ये तो बंदर है जो पेड़ हिला रहा है। ए सुनो, झटपट नीचे उतर जाओ, मैं ये पेड़ उखाड़ने वाला हूँ। गिलहरी ने पल भर की भी देरी नहीं की। बाल बाल बची, अब डाले उखाड़ने की बारी है। क्षमा करें श्रीमान, पर आपने ये पेड़ क्यों उखाड़ा है? हमें सागर पर पुल बांधने के लिए इसके तने की ज़रूरत है। आखिर क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? श्री राम लंका जाने वाले हैं, राक्षस और रावण से युद्ध करने। अब ये ना पूछो क्यों, क्योंकि रावण राम की पत्नी सीता को हर कर लंका ले गया है। तो श्री राम लंका जाकर सीता माता को छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, तभी तो हम पुल बना रहे हैं। और अब तुम चलती बनो, हमें देर सा काम करना है। मुझे भी श्री राम का हाथ बटाना चाहिए। गिलहरी ने अपने मुंह में कंकड़ भरे और पहाड़ी से नीचे उतर पड़ी। फिर वे कंकड़ उसने बंदरों के सामने डाल दिए। तू यहाँ क्या कर रही है? हमने तुझे मना किया था ना। मैं भी थोड़े से कंकड़ लाई हूँ। तभी नीचे श्रीराम समुद्र तट की ओर जा रहे थे। कंकड़ किस लिए? श्री राम की मदद को, पुल बनाना है ना।
हो। राम को तेरी मदद की जरूरत नहीं, हम जो हैं उनके पास। मुझे मालूम है कि श्री राम को मेरी सहायता नहीं चाहिए, पर मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। उससे होगा क्या? कंकड़ों से पुल तो नहीं बनाया जा सकता। कृपा करें, हमें परेशान ना करो, हमारा कितना काम पड़ा है। हे राम! अगले ही क्षण, राम, मैं यही हूँ नन्ही प्राणी। मित्रों, यह गिलहरी ना तो तुम्हारे समान बड़ी है, न शक्तिशाली, किंतु मुझ पर इसकी भक्ति तुमसे कम नहीं है। जाओ, आओ आओ नन्ही, जुट जाओ, जितने भी कंकड़ जमा कर सकती हो ले आओ। देखो, इसकी पीठ पर 3 धारियां बन गई हैं, श्री राम की उंगलियों के चिन्ह। पुल शीघ्र ही तैयार हो गया और राम ने लंका जाकर सीता की रक्षा की। तो गाइज, ये कहानी गिलहरी के ऊपर जो 3 लाइनें होती हैं उस विषय में थी। तो ये कहानी बहुत बहुत पुरानी है, किंतु आज तक भारत में पाई जाने वाली गिलहरियों की पीठ पर 3 सफ़ेद धारियां मिलती हैं। तो गाइज, आज हम जानते हैं चमगादड़ के बारे में। कहानी कह लीजिए या कुछ भी, मिलिए चमगादड़ से। नंदिनी देशमुख द्वारा प्रेषित सामग्री पर आधारित कथा, अश्विन और चित्रांकन प्रदीप साठे। बड़ी गर्मी है, कीड़े पतंगे खाने वाले इन चमगादड़ों को भी इस गुफा में अपने घर की छत से पंजों के बल लटके लटके बड़ी गर्मी लगती है। इसलिए वे अपने पंखों से खुद को हवा करते रहते हैं। कुछ दाएं पंख से काम लेते हैं, कुछ बाएं पंख से, किंतु इन महाशय पर गर्मी का कोई असर नहीं हो रहा। ये भाई अपनी लंबी लाल जीभ से खुद की साफ सफाई में लगे हैं। इन्हें रोज इस काम में आधे घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगता है। धीरे धीरे अंधकार छाने लगा है, कुछ ठंडक भी हुई, सूरज डूबने ही वाला है। अब हमारे मित्र जो रात को भोजन करते हैं अपनी गुफाओं से बाहर उड़ चलते हैं। इनका दिन अब शुरू हुआ है। हमारा यह दोस्त उड़ सकता है, किंतु फिर भी यह पक्षी नहीं है और ना ही उसके डैने पक्षियों जैसे हैं। उसके पंख मोटी खाल के बने होते हैं और वे छाते की तरह खुल और बंद हो सकते हैं। उसकी बाहों की हड्डियां और लंबी लंबी उंगलियां छाते की कमचियों का काम देती हैं। रात का अंधेरा जो जो गहरा होता जाता है, हमारा मित्र हवा में झपटता हुआ कीड़े मकोड़े खाता चलता है। जीवित रहने के लिए उसे हर रात अपने वजन के आधे से अधिक मात्रा में भोजन खाना पड़ता है। ये देखो, वह उस आदमी का पीछा कर रहा है ताकि उसके सिर के ऊपर उड़ रहे मच्छरों को खा सके। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे कीट भक्षी मित्र की नज़र कमज़ोर होती है, तब वह कीड़े मकोड़े कैसे देख लेता है? वह उन्हें देखता थोड़े ही है। वह खूब तेज तीखी आवाज़ें निकालकर अपने शिकार की उपस्थिति जान लेता है। यद्यपि वे आवाज़ें हम तुम नहीं सुन सकते। जैसे ही किसी कीड़े से यह आवाज़ टकराई, पलट कर चमगादड़ के पास जा पहुंचती है। बड़ी फुर्ती से वह आवाज़ की दिशा में हमला करता है। जब मादा चमगादड़ बच्चों को जन्म देने वाली होती है, वह ऐसा स्थान चुनती है जहां कीड़े बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जन्म के समय बच्चा एकदम अंधा और गंजा होता है। बच्चा अपने पंजों और पैरों की सहायता से अपनी माँ के शरीर से चिपका रहता है। माँ जब कीड़ों के शिकार के लिए उड़कर बाहर जाती है, उस समय भी वो चिपका ही रहता है। लेकिन बच्चा कीड़े मकोड़े नहीं खाता, उसे तो बस माँ का दूध चाहिए। हाँ, बाद में जब वह बहुत भारी हो जाता है, तब माँ उसे अन्य चमगादड़ शिशुओं के साथ पीछे छोड़ जाती है। ये देखो, ये सब गुफा की दीवार से चिपके कैसे धीरज रखे अपनी माँ के लौटने की बाट जोह रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद ही शिशु चमगादड़ उड़ने लायक हो जाता है। अब वह भी कीड़े खा सकता है, इसलिए उनकी तलाश में उड़ने लगता है। चमगादड़ों के कुछ प्रकार। यह भी कीड़े खाने वाला चमगादड़ है, किंतु ये खूब चटकीले रंग का होता है। रंगा चमगादड़। उड़ने वाला लोमड़। यह फलाहारी जीव है। यह फलों को चबाकर सिर्फ उनका रस पीता है। यह रात में भी अच्छी तरह देख सकता है। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला यह चमगादड़ पशुओं पर आक्रमण कर उनका खून पीता है। पिशाच चमगादड़, यानी जिसे हम लोग वैम्पायर बैट भी कहते हैं। तो अगले माह मिलेंगे पेंगुइन से। नेक्स्ट स्टोरी है गणेश का दांत कैसे टूटा। एक पौराणिक लोक कथा सुब्बाराव, चित्रांकन चंद्रकांत विटड़कर। उस दिन गणेश का जन्मदिन था। वे मूषक पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने चले। भक्तों ने उन्हें मोदक भेंट किए जो उन्हें बहुत पसंद थे। जब शाम हुई, चलो घर चले मूषक, यह अंतिम भेंट थी महाशोक, चलो छुट्टी मिली। थाल भरे मोदक खाते खाते मेरे स्वामी और भारी होते जाते हैं। अचानक सांप, ये मुझे निगल जाएगा। मूषक ने गणेश को नीचे फेंका और दुम दबाकर भागा। ये क्या हुआ? हो, कितने हास्यास्पद लग रहे हो। अच्छा ऐसा,
गणेश ने अपना एक दांत तोड़ा और चंद्र पर फेंका। अब देखता हूं तुम कैसे हंसते हो। चंद्र डरकर इतना सहम गया कि वह छुप गया। अचानक तार चारों ओर अंधकार छा गया। चंद्र कहाँ चला गया? माँ, चंदा मामा कहाँ है? मुझे चंदा मामा चाहिए। गणेश को बच्चों पर तरस आ गया। उन्होंने मुझसे कभी बुरा बर्ताव नहीं किया, फिर वे दंड क्यों भुगते? ऐ चंद्र, सुनो, बच्चों का ख्याल करके मैं तुम्हें माह के 15 दिनों के लिए क्षमा करता हूँ। तुम प्रतिदिन अपना थोड़ा थोड़ा आकार बढ़ाकर दिखा सकते हो जब तक तुम पूरे गोलाकार ना हो जाओ, और फिर अगले 15 दिनों तक तुम अपना दंड भुगतोगे ना। वह छोटे और छोटे होते हुए एकदम विलीन हो जाओगे। आज भी यदि तुम ध्यान से चंद्रमा की ओर देखोगे तो पाओगे कि महीने के पहले 15 दिनों में वह थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है और इसी तरह अगले 15 दिनों में छोटा होता जाता है। नेक्स्ट, तार प्रणाली का आविष्कार। कथा लुइस फर्नांडिस, चित्रांकन राम वायरकर। वैसे तो इस टाइम पे तार प्रणाली का चलन नहीं है क्योंकि अब मोबाइल ही ऐसी सुविधा बन चुकी है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि तार प्रणाली का आविष्कार कैसे हुआ था। तो मनुष्य ने संदेश भेजने के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले फारस में जोरदार आवाज़ वाले आदमियों को नियत दूरी पर लकड़ी के खंभों के पास खड़ा कर उनसे एक शहर से दूसरे शहर खबर पहुंचाने का काम लिया जाता था। ग्रीक जलती मशालों द्वारा संदेश भेजते थे और रेड इंडियन धुएं के संकेतों से। सन 1830 में मॉर्स नामक चित्रकार यूरोप में लंबी छुट्टी बिताकर अमेरिका वापस लौट रहा था। जहाज पर एक यात्री चुंबक पर विद्युत के प्रभाव का प्रयोग करके दिखा रहा था। उसके प्रदर्शन से मॉर्स बहुत प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना बिजली से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने का काम लिया जाए। फिर क्या था, वह अपना सारा समय ऐसा यंत्र बनाने में लगाने लगा जिससे बिजली द्वारा संदेश भेजा जा सके। आखिर 3 बरस की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक तार यंत्र यानी टेलीग्राफ सेट बना ही लिया, लेकिन सरकार को इस यंत्र के उपयोग के लिए राजी करने में उसे 3 वर्ष लगे। जब तार के खंभे खड़े किए जा रहे थे, अक्सर मजदूर बदमाशों की गोलियों का शिकार बनते रहते और कभी कभी तो खंभे रात को गिरा भी दिए जाते। तब यह पता लगा कि इन शरारतों के पीछे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पोस्टमास्टर जनरल का हाथ था। उसे डर था कि यदि तार प्रणाली चल निकली तो लोग पत्र द्वारा संदेश भेजना बंद कर देंगे और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उसे गिरफ्तार किया गया और तब तार प्रणाली स्थापित करने का काम बेखटके चलने लगा। पहला तार वॉशिंगटन से बाल्टीमोर भेजा गया संदेश था, ईश्वर का कैसा अद्भुत करिश्मा है। आजकल हमें जब भी कोई खबर झटपट भेजनी होती है, हम सीधे निकट के तार घर पहुंच जाते हैं। जब तार भेजा जाता है तब दूसरी ओर वाले व्यक्ति को केवल कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो केवल बिंदु और रेखा की ध्वनि के रूप में संकेत देती है। वह व्यक्ति इन बिंदु और रेखाओं की ध्वनि के संकेत हल करके पूरा संदेश जान लेता है। एक बिंदु और एक रेखा का अर्थ है ए, एक रेखा और 3 बिंदुओं का अर्थ है बी। इस पूरी संकेत पद्धति को मॉर्स कोड कहा जाता है। संपूर्ण कोड इस प्रकार है। नेक्स्ट स्टोरी है कालिया कौआ। कथा लुइस, चित्रांकन प्रदीप साठे। उस पक्षी की पूंछ कितनी सुंदर है। काश मुझे अपनी पूंछ पर लगाने के लिए वे पंख मिल जाएं ताकि मेरे पड़ोसी वगैरह मुझे देखकर ईर्ष्या करने लगें। शायद मैं उसे पटाकर पंख देने को राजी कर लूं। पहले उसकी खुशामद करके देखूं। सुंदर, क्या मैं तुमसे 2 बातें कर सकता हूं? ज़रूर, पर ज़रा दूर से ही। सब कहते हैं कि तुम बड़े उदार हो। अच्छा, क्या तुम मुझे तुम मुझे अपनी पूंछ उधार दे सकते हो? मेरी पूंछ? बस 1-2 रोज़ के लिए। तुम मेरी पूंछ 1-2 रोज़ के लिए उधार लेना चाहते हो? मेरी खिल्ली उड़ाकर कोई बच नहीं सकता। मैं इसकी पूंछ लेकर ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे मेरी पूंछ चाहिए। वह लंगड़ा देर सवेर सुस्ताने को रुकेगा ही, बस तभी मैं उसे धर दबोचूंगा। अरे, वो मेरा पीछा कर रहा है। आखिर वो मुझे कैसे पकड़ सकता है? उई, मेरा पैर पच्चड़ में फंस गया। घबराओ नहीं सुंदर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कालिया, तुम्हें देखकर जी में जी आया। डूब डूब कर मेरा पीछा कर रहा है। डूब डूब? वह मेरी पूंछ के पीछे पड़ा है। देखो, वह रहा। शांत रहो, वह यह जानने ना पाए कि तुम फंसे हुए हो। डूब डूब? सुंदर कह रहा है कि तुम्हें उसकी पूंछ चाहिए। हाँ, मैं उसे अपनी तुम पर बांधना चाहता हूँ। तुम सुंदर को पकड़ तो पाओगे नहीं, लेकिन यदि तुम्हें अपनी पूंछ के लिए पंख चाहिए तो मैं एक उपाय बताता हूँ। मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा यदि तुम वह उपाय मुझे बता दो तो। बस अपनी पूंछ उस बिल में घुसा दो। ऐसे ऐसे? हाँ, अब क्या? आए।
उई, और करोगे मेरे घर में घुसने की जरूरत? बोलो। छेड़े जाने पर सयाल बहुत भयंकर हो जाता है। बेचारा डूब डूब वह चला गया सुंदर। एक पंखी उसके लिए काफ़ी था। और तुमने मेरा पंजा भी छुड़वा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कालिया। तो दोस्तों, टिंकल का पहला इशू होता है यहीं पर समाप्त। तो चलिए टिंकल के अगले इशू में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।